ठीक है। देखो प्रोडक्शन के ऊपर चैप्टर है ये, ठीक है। चैप्टर का नाम लॉज ऑफ रिटर्न है, पर मेन इसका नाम कह सकते हो प्रोडक्शन फंक्शन भी है, ठीक है। प्रोडक्शन की मीनिंग सेमी फिनिश को, मतलब कुछ थोड़े काम को कंप्लीट करना प्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में प्रोडक्शन को थोड़ा वाइड सेंस में लिया गया है। वाइड मतलब समझ लो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। क्या लिखा है? द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विस एंड देयर बाय एडिंग यूटिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिंग यूटिलिटी मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर, मतलब किसी चीज को, किसी गुड्स और सर्विस को बनाना और उसके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर भरना एक तरीके से। देयर बाय एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। सिर्फ सामान बनाना ही प्रोडक्शन नहीं है, सामान बनाना उसमें यूटिलिटी भी ऐड करना क्या है? प्रोडक्शन। तो ये जो यूटिलिटी ऐड करने की बात करती ना, इससे इसका सेंस बढ़ गया है। अगर सिर्फ इतना लिख देते एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड प्रोडक्शन, तो थोड़ा कम सेंस में रह जाती बात। तो एडिंग यूटिलिटी टू द ऑब्जेक्ट, ये मिला दिया तो सेंस बढ़ गया इसका। सिर्फ सामान नहीं बनाना, उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर भी ऐड करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, टीचर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ये जो यूटिलिटी कह दिया ना, इसलिए इसमें ये भी इंक्लूड हो रहा है, सिर्फ मटेरियल गुड्स नहीं, सर्विसेज भी इंक्लूड हो रही है, ठीक है। खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मीनिंग ये लिखोगे। मीनिंग किसकी है? प्रोडक्शन की। नेक्स्ट दो प्रोडक्शन फंक्शन, यहां से चैप्टर समझ लो स्टार्ट हुआ, ठीक। प्रोडक्शन फंक्शन अच्छा क्या है? लिखा है प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ टाइम with the given amount of input when best production technique available is used। कह रहे प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है कि आप कितना बना सकते हो, ठीक है, कितना सामान बना सकते हो आपके पास जितना इनपुट है वो लगा के और बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा के, ठीक। सब मैन्युफैक्चर के पॉइंट से बात कर रहे हैं। क्या लिखा है? द प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी, ज्यादा कितना बना सकते हो, ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस, किसी भी कमोडिटी को जो बना सकते हो, पर यूनिट ऑफ टाइम, एक हफ्ते में, एक महीने में, विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, जो तुम्हारे पास इनपुट है, मतलब पैसा, लेबर, ये सब लगा के, व्हेन द बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक अवेलेबल इज यूज्ड, जब पूरी बेस्ट अपनी दे दो, अपना पूरा बेस्ट जो भी दे सकते हो वो दे दो, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, जैसे आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप क्या कोशिश करोगे? अपना इनपुट है ना, अपना पैसा सब ऐसे लगाओ कि ज्यादा बन सके, कि घाटा हो जाए। क्या सोचोगे? मैक्सिमम बना सको ना, कि अपना पैसा लगाओ, लेबर लगाओ, टाइम लगाओ, टेक्निक लगाओ, कि क्या बना सको? ज्यादा मैक्सिमम बना सको। तो यही है बस। इट प्रोडक्शन फंक्शन शोज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट व्हेन बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक अवेलेबल इज यूज्ड। डेफिनेशन आएगी, यही लिखोगे, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन फंक्शन है। आगे क्या लिखा है? रीड के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये हम इस पे इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे पूरा चैप्टर इसी पे है, ठीक। अगर डेफिनेशन हम पढ़ा देते, यहाँ समझ लो, आगे चैप्टर अच्छा हो जाएगा। लेकिन द फंक्शनल, इसी को अलग वर्ड में थोड़ी बात करें समझने के लिए। लेकिन द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज प्रोडक्शन फंक्शन। कह रहे अब एक बात सोचो, तुम इनपुट लगाते हो उसी से आउटपुट निकलता है, तो अगर तुम इनपुट बढ़ाओगे, है ना, इनपुट अच्छे लगाओ तो आउटपुट भी ऊपर निकल सकता है, अच्छा निकल सकता है, ठीक है। तो कह रहे फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? कि एक चीज से दूसरे पर असर पड़े, इसे फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? अ सिचुएशन वेयर वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन्फ्लुएंस वैल्यू ऑफ अदर। मतलब तुम एग्जांपल लेते, तुम लेबर लगा रहे थे, ठीक है ना, लेबर लगा रहे थे और मशीन लगा रहे थे साथ में, और जब लेबर और मशीन लगाते हो तो कुछ सामान बन के आता होगा, सही है ना, कुछ क्वांटिटी बन के आती होगी। तो अगर इसको घटाओगे, इस पे असर पड़ेगा। अगर लेबर पर घटाओगे क्वांटिटी पे असर पड़ेगा, प्रोड्यूस जो हो रही पड़ेगा, और बढ़ाओगे तब भी पड़ेगा असर, ठीक है। तो यही है फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब एक चीज से दूसरे पे असर पड़ेगा। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज प्रोडक्शन फंक्शन, कि ये जो इनपुट से आउटपुट बदलता है इसको हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। मीनिंग में यही लिखना है, ये कंसेप्ट थोड़ा समझने के लिए। इसी बात को पूरा इन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है? QX, इसी पूरी बात को इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। QX का मतलब क्या है? क्वांटिटी, जो सामान बनेगा, ठीक है, 100 पीस, 50 पीस, जो भी बनेगा, इक्वल्स टू ये F ना, ये फंक्शनल रिलेशन दिखा रहा है जो हमने लिखी थी। F मतलब फंक्शनल रिलेशन, L मतलब लेबर, K मतलब कैपिटल। आप लेबर लगाओगे और कैपिटल लगाओगे तो इससे क्या निकल के आएगा? आउटपुट, है ना, कुछ क्वांटिटी बन के आएगी। तो ये इक्वेशन के फॉर्म में इसी बात को लिखा गया है। कुछ ज्यादा नहीं, याद बस हल्की सी कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंग बस इंपॉर्टेंट थी इसकी, ठीक। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अब देखो QX इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ये बताइए जो QX है क्या है? क्वांटिटी, कमोडिटी की क्वांटिटी के 10 पीस, 100 पीस, 1000 पीस, जो भी। L इज लेबर एंड K इज
कैपिटल। लेबर कैपिटल लगाओगे क्या निकलेगा? आउटपुट। ठीक है, लेबर कैपिटल, लेबर ज्यादा लगाओगे आउटपुट ज्यादा भी निकल सकता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कम निकला है, वो बाद में देखेंगे। मतलब इतना है कि फर्क पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग रन शॉर्ट रन, बहुत आसान नाम समझना है। लॉन्ग रन है ना, लॉन्ग रन यहाँ पे ना समझना कि कुछ बहुत लंबा पीरियड होता, तो लंबा पीरियड है, पर मेन मीनिंग ये नहीं है। लॉन्ग रन मतलब लंबा पीरियड, एक तरीके से समझ में आ रहा है। शॉर्ट रन मतलब छोटा छोटा पीरियड होता है, ऐसा ही है, पर टेक्निकलिटीज में, इकोनॉमिक्स की भाषा में लॉन्ग रन मतलब वो पीरियड जहां पे आप सारी चीजें बदल सको। ठीक है, मतलब अगर हम कहें तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, लॉन्ग रन मतलब वो पीरियड कि तुम अपनी मशीनें भी चेंज कर सकते हो, तुम अपना लेबर भी चेंज कर सकते हो, सब बदल सकते हो। ठीक, लॉन्ग रन मतलब वो पीरियड जहां पे अपना सारा का सारा इनपुट बदल सकते हो, लेबर भी, मशीनें भी। इनपुट मतलब समझ रहे हो, जिससे तुम सामान बनाते हो उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो पीरियड जहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदली नहीं जा सकती। एग्जाम्पल से बात करें कि तुम एक मैन्युफैक्चरर हो, एक महीने तुम्हारा काम नहीं चल रहा, तो क्या तुम दुकान बंद कर दोगे, मशीनें हटा दोगे? तुमने एक महीने चल अगले महीने, तो ये क्या है? शॉर्ट रन। ठीक है, या तुम्हारा एक महीने बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गया, तुमने कहा इसी महीने आया, अगले महीने फिर डाउन हो जाएगा, तो क्या 2 मशीनें खरीद लाओगे? नहीं, कहोगे अभी लिपटा दो 1 महीना, आगे अगर बढ़ता रहेगा तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। ये शॉर्ट रन है कि आप चीजों को, सब चीजों को नहीं बदल पा रहे हो। लॉन्ग रन क्या होगा? सब बदल सकते हो, आपके पास इतना समय है कि आप मशीनें भी ऐड कर लोगे, इवन घटाना है तो घटा भी लोगे, बढ़ाना है तो बढ़ा भी, जो करना कर सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग रन इज डिफाइंड एज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड एंड देयर आर नो फिक्स फैक्टर। सब बदला जा सकता है, कोई भी फिक्स नहीं है। अब ये लंबा समय कहो या कुछ कहो, टेक्निकलिटीज में क्या है? सारे फैक्टर वेरिएबल हैं, चेंज हो सकते हैं। फैक्टर मतलब इनपुट्स, कैपिटल, मशीनें, लेबर। आ रहा है? इधर क्या लिखा है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या होती है? ये छोटा समय कह सकते हो, पर टेक्निकलिटीज में जहां पे कुछ चीजें बदले बाकी चीजें ना बदले। शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ वन और मोर इनपुट कॉल्ड द फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमाउंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट मतलब क्या? पौधा, मशीनें। ठीक है, प्लांट मतलब बहुत सी मशीनें कनेक्टेड होती हैं। इक्विपमेंट एक्सेट्रा इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। जैसे आपका प्लांट और इक्विपमेंट शॉर्ट रन में फिक्स होते हैं, आप ज्यादा बढ़ाओगे नहीं। लॉन्ग रन का एग्जांपल, अ फर्म इन द लॉन्ग रन कैन इंस्टॉल अ न्यू प्लांट और सेट अप अ न्यू फैक्ट्री, है ना, नई फैक्ट्री भी लगा सकते हो लॉन्ग रन में, नई दुकान भी खोल सकते हो। आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ठीक है, लिखा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। मतलब अभी शॉर्ट रन की मीनिंग पढ़ी, वही लिखा है, कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन का टाइम है जहां पे आप सिर्फ एक चीज बदल पा रहे हो। इनपुट ऐसा है कि सिर्फ एक इनपुट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बाकी कुछ नहीं बदल पा रहे। एग्जाम्पल ले कि हम कह रहे हैं तुम्हारा शॉर्ट रन मतलब छोटा टाइम पीरियड है जहां पे तुम नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम लेबर और मशीनें लगाते हो और काम लेते हो। ठीक, क्या लगाते हो? अब ये ऐसा टाइम है जहां पे तुम मशीन, ठीक है, मशीन कांस्टेंट है, मशीन ना तुम बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। मशीनें तुम्हारे पास जितनी लगी कितनी है? कांस्टेंट। तुम मैन्युफैक्चरर हो, और जब इसके साथ मशीन के साथ तुम क्या लगाते हो? लेबर। मशीन तो तुम बदल नहीं सकते, ठीक है, मशीन उतनी रहेंगी, लेकिन लेबर तुम बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन, वो सिचुएशन है व्हेन ओनली वन इनपुट इज वेरिएबल। देखो एक इनपुट, सॉरी लेबर वेरिएबल है, एंड ऑल अदर इनपुट आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। बाकी मशीनें और आपकी बिल्डिंग सब क्या है? कांस्टेंट है, उनको आप बदल नहीं सकते। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर इसी पे, अब शॉर्ट रन पे ही चैप्टर है पूरा। क्या लिखा है? एग्जाम्पल, कमोडिटी प्रोड्यूस, जो आप सामान बनाते हो, कैसे बनती है? मशीन और लेबर मिला के बनती है। एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा, ये मशीन और लेबर आपके क्या है? इनपुट्स है। मशीन और लेबर इनपुट है, इनसे आप आउटपुट निकालते हो, ये आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को इक्वेशन बना के लिखा है इन्होंने, लेकिन इस बार लिखा है शॉर्ट रन की लिखी है। जो भी पीछे इक्वेशन पढ़ी थी वो एक लंबे समय की थी। ठीक है, ये शॉर्ट रन की है। क्या इक्वेशन है? क्यूएक्स, सही है, क्योंकि मतलब क्वांटिटी जो बन के आएगी, ये किससे रिलेटेड है? सिर्फ लेबर से, कैपिटल से नहीं। प्लस के लिखा था ना पीछे वाले में, वो हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि शॉर्ट रन है, आप कैपिटल बदल नहीं, कैपिटल मतलब मशीन मान लो, कैपिटल नहीं बदल सकते। क्या बदल पा रहे हो? लेबर। तो यहाँ पे दिखाया गया है क्वांटिटी बदलेगी सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ लेबर की वजह से। पीछे क्या दिखाया गया था? एफ मतलब फंक्शनल रिलेशन।
पीछे दिखाया गया था, ये देख नॉर्मल सी इक्वेशन लिखी थी ना, यहाँ शॉर्ट रन लॉन्ग रन नहीं देख रहे थे, यहाँ बता रहे थे कि लेबर और कैपिटल दोनों तुम बढ़ाओ घटाओगे इधर बदलेगा। शॉर्ट रन में क्या बोलोगे, सिर्फ क्या चेंजेबल है, लेबर आ रहा है, तो कह रहे क्वांटिटी बदलेगी किसके फंक्शन से, लेबर के फंक्शन से, ठीक है। लेबर इन्फ्लुएंस करेगा किसको, नंबर ऑफ लेबर्स इन्फ्लुएंस करेंगे आउटपुट को। अब लिखा है व्हेन वन इनपुट इज वेरिएबल एंड अदर आर फिक्स्ड, एक इनपुट वेरिएबल है बाकी सब फिक्स्ड है, द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज टर्म्ड एज रिटर्न टू अ फैक्टर, इसको दूसरा नाम कहते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। मतलब जो एक वेरिएबल हो बाकी इनपुट, इनपुट क्लियर है, इनपुट जो सामान लगा के बना रहे हो, एक वेरिएबल हो बाकी फिक्स्ड हो, तो क्या कह सकते हो, रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर शॉर्ट रन में जो सामान निकल के आता है वो रिटर्न टू अ फैक्टर है, मतलब एक फैक्टर की वजह से रिटर्न बदल रहा है, लेबर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, उससे आउटपुट भी, रिटर्न मतलब आउटपुट अलग आ रहा है, तो रिटर्न टू अ फैक्टर चेंजेबल। लॉन्ग रन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन अभी पढ़ा, सब सारे वेरिएबल हो, कोई फिक्स ना हो, इस पे चैप्टर ज्यादा नहीं पढ़ना, इसकी बस थ्योरिटी है, ठीक है, थ्योरी में याद कर लेना बस। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज चेंजेस इन आउटपुट when all input used in production of a commodity are changed simultaneously and in the same proportion। लेबर ही बढ़ा रहे हो, मशीनरी बढ़ा रहे हो, लेबर ही बढ़ा रहे हो, मशीनरी बढ़ा रहे हो, दोनों वेरिएबल हो गए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज चेंजेस इन आउटपुट when all input used in production of a commodity are changed simultaneously and in same proportion, सब बदल रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन में भी बदल रहे हैं, तो लॉन्ग रन कहलाएगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें देखो क्या लिखी इक्वेशन, क्वांटिटी बदलेगी, फंक्शनल किसका होगा, कैपिटल का भी और लेबर का भी, पीछे सिर्फ एल लिखा था क्योंकि छोटा समय था, यहाँ दोनों वेरिएबल है, कैपिटल ही बढ़ा सकते हो, लेबर ही बढ़ा सकते हो। पीछे क्या लिखा है, अब उसको रिटर्न टू अ फैक्टर बोला था, रिटर्न टू अ फैक्टर क्यों बोला था, क्योंकि एक चीज के बदलने से आउटपुट बदल रहा था, इसको रिटर्न टू अ स्केल बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को। क्यों रिटर्न टू अ स्केल बोलते हैं, क्योंकि ये सब कुछ बदले दे रहा है, पूरी स्केल में चेंज आ रहा है, ठीक है। वो एक फैक्टर में था रिटर्न टू अ फैक्टर, ये पूरी स्केल बदले दे रहा है, पूरा सब कुछ चेंज हो रहा है, रिटर्न टू अ स्केल। क्या लिखा है, द रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट to change in the scale of all the factor in the same proportion is termed as return to a scale। पीछे यही था, रिस्पॉन्स ऑफ आउटपुट ही था, to change the scale of all the factor नहीं, क्या था, to change in the one variable factor, बस इतना का फर्क था, उसको कहते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर, ये रिटर्न टू अ स्केल। कोई डाउट है, दोनों का डिफरेंस है, लिख लोगे। रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है, एक वेरिएबल बदले बाकी फिक्स रहे, तो क्या आउटपुट बदलेगा, ठीक है, कितना बदलेगा, क्या रिस्पॉन्स करेगा। इसमें क्या है, क्या रिस्पॉन्स करेगा जब सब बदल जाए, सारे फैक्टर्स, सारे इनपुट बदल जाए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं लॉज ऑफ रिटर्न, अभी जो चैप्टर है, ठीक है, दो लॉज ऑफ रिटर्न आपको पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, रिटर्न टू अ फैक्टर, एक पढ़ना है रिटर्न टू अ स्केल। लेटर, ये इसको लेटर लिख दिया है क्योंकि इसकी मीनिंग कोर्स में आखिरी में देख लो, खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसकी सिर्फ मीनिंग कोर्स में। अभी ये दोबारा लिखा है हमने, ये बात दोबारा लिखी, पीछे पढ़ ली तुमने, रिटर्न टू अ फैक्टर पढ़ा ना पीछे, दोबारा ही लिखा होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नया होगा नहीं होगा। क्या लिखा है, इट एक्सप्लेन्स हाउ आउटपुट वुड वेरी, ये ध्यान रखना, रिटर्न टू अ फैक्टर आपको समझाएगा कि कैसे आउटपुट वेरी कर रहा है, वेरी मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी हो रहा है, कैसे आउटपुट बदल रहा है, आउटपुट मतलब सामान जो बन के आ रहा है वो चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, एज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड टू गिवन क्वांटिटीज ऑफ फिक्स फैक्टर। मतलब आपके पास 5 मशीनें हैं, आप इसमें एक लेबर लगाए, फिर इसको बढ़ा के 2 लेबर कर दिए, फिर इसको हटा के 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, बढ़ाते जा रहे हो, लेबर बढ़ाते जा रहे हो। when ये लिखा हुआ, when different quantities of variable factor are applied to given quantities of fixed factor 5 मशीनें, लेबर चेंज करते चले आ रहे हो, तो आउटपुट में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये पढ़ोगे किसमें, रिटर्न टू अ फैक्टर में। हाउ आउटपुट विल वेरी, ये ध्यान रखना कीवर्ड है, कैसे आउटपुट बदलेगा जब आप लेबर बढ़ाते जाओगे और मशीनें फिक्स रखोगे, रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। एक 2 मॉडल ले रहे हैं, सिंपल 2 मॉडल, यही पीछे वाला, ठीक है। कह रहे सिंपल 2 इनपुट मॉडल इज टेकन टू सी हाउ आउटपुट विल वेरी, वेरिएशन इन आउटपुट इक्वल्स टू लेबर इज इंक्रीज, मशीन्स आर फिक्स्ड, ठीक है, लेबर बढ़ाते जाएंगे, मशीनें फिक्स है, बताओ क्या वेरिएशन आएगा आउटपुट में, यही लेके चल रहे हैं, बहुत आसान है। लेकिन वेरिएशन इन आउटपुट कैन बी सीन इन 3 डिफरेंट वेज, तुम 3 तरीकों से देख सकते हो, ठीक। पहला तरीका हम देखेंगे इसको कैसे, टोटल प्रोडक्ट से। टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट होगा क्या, मतलब क्या टोटल प्रोडक्ट का, कोई इसको रीड करे बिना बता पाओगे, टोटल प्रोडक्ट आउटपुट निकल के आ रहा है, बहुत आसान है, कुछ टर्म नहीं है याद करने वाला है, तो नॉर्मल सी बात है, जो आउटपुट जो बन के आ रहा है वो क्या है, हमने 5 लेबर लगाए,
100 पीस बन के आए, 100 पीस क्या है टोटल प्रोडक्ट। हमने छठा लेबर बढ़ाया, 5 लेबर लगाए, 100 पीस बन के आए, हमने छठा लेबर लगाया, पीस बढ़ के 140 हो गए, तो टोटल प्रोडक्ट क्या है 140, खत्म, कुछ नहीं। ठीक है, क्या लिखा है, टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। टोटल अमाउंट की क्वांटिटी जो बन के आएगी किसी समय में, वो क्या है टोटल प्रोडक्ट। बाय कंबाइनिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, कैसे बनाया तुमने सामान, वेरिएबल फैक्टर लगाया, मतलब लेबर वगैरह लगाए, विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ, साथ में क्या लगाया लेबर के साथ फिक्स फैक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल, पूछना है ये तो तुम्हारे सेंस में बात होनी चाहिए, तो पीछे से जो समझते आ रहे हो, टोटल प्रोडक्ट जो टोटल सामान बन के आएगा जब आप लेबर वेरिएबल फैक्टर मशीनें फिक्स फैक्टर लगाओगे, देख लेना, इसको टोटल रिटर्न भी बोल सकते हो, तो मीनिंग आएगी लिख लोगे। तो अभी देखेंगे टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा, जब आप बढ़ाते जाओगे तो टोटल प्रोडक्ट क्या बढ़ता ही चला जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर हम कह रहे हैं मशीनें 5 हैं, तुमने लेबर लगाया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बढ़ाते आ रहे हो, लेबर बढ़ाते आ रहे हो, क्या देखने को मिलेगा तुम बता पाओगे? हाँ हाँ, क्यों ऐसा बताया आपने? हम कह रहे हैं 5 मशीनें हैं, लेबर लगाया, काम थोड़े धीरे धीरे खराब होने लगेगा, सही बता रहा हूँ। मतलब आपने 5 मशीनें हैं फिक्स फैक्टर, आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो, एक हद तक ही तो बढ़ाओगे ना। मशीनें 5 हैं, 100 लोग लगा दें मशीनों पे, चलेगी मशीन? तो होगा क्या, अच्छा तुम्हें पहले बता देते, आगे पूरे चैप्टर में यही जो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, पूरा चैप्टर इसी पे है। जब आप एक 5 मशीनें लेबर बढ़ाते होगे, थोड़ा काम बढ़ेगा शुरुआत में, ठीक है। शुरुआत में हो सकता है तुम्हें काम अच्छा देखने को मिले कि भैया आप 100 पीस बना लिए, जैसे ही एक लेबर लगाया कितने पीस बन गए, दूसरा लेबर लगाया तो पीस बढ़ के हो गए मान लो 200 पीस, एग्जाम्पल बढ़ रहा है काम। तीसरा लेबर लगाया तुमने, बढ़ के हो गए 360, एग्जाम्पल है, अभी कुछ नहीं है। और चौथा लेबर लगाया, बढ़ के हो गए 550, काम अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, लेबर बढ़ाते जा रहे हो। पांचवा लेबर लगाया, बढ़ के बढ़े, पर बढ़ के हुआ 630। देखो यहां तक के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ावा आया था, है ना। यहाँ पे कितना बढ़ाया, सिर्फ 80। क्यों? क्योंकि अब लेबर लग चुके हैं, मशीनें पूरी इस्तेमाल होने लगी, तुमने लेबर और लगाया, काम बढ़ा पर उतना अच्छा नहीं बढ़ा, ठीक है। फिर लेबर लगाया तुमने एक और लगाएंगे, लेबर लगाया, काम बढ़ के हुआ 650, काम मतलब ये टोटल प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक लेबर तुमने और लगा दिया, पता चला आपकी बढ़ा ही नहीं, लेबर 6 हो गए, हाँ 7 हो गए या 6 हो गए, ठीक है। लेबर हो गए तुम्हारे कितने, 7, लेबर 7 हो गए, आउटपुट 685 आ रहा है, एक लेबर के फालतू पैसे दे रहे होगे, हो रहा होगा ऐसा, ठीक है। क्योंकि अब धीरे धीरे फिलअप हो रही जगह, तुम्हारी दुकान में जगह भी नहीं बची, तुम लेबर ही रखोगे, फिर लग रहा है। एक लेबर और लगा दिया, इसके बाद एक और 8वां लेबर इंक्लूड कर दिया, तो पता है जैसे ही 8वां इंक्लूड करा, जो सामान बन रहा था वो भी खराब होने लगा, 630, ठीक है। क्यों? क्योंकि केओस हो रहा है, अब आदमी काम नहीं कर पा रहा है, उल्टा लेबर संभाले जा रहे हैं, ठीक है। एक लेबर दूसरे लेबर को संभाल रहा है, आ रहा है कुछ समझ में? तो ये देखने को मिलता है, पहले बढ़ता है, फिर बढ़ता है पर कम रेट से बढ़ता है, फिर एक बार जाके क्या हो जाता है, कांस्टेंट 650 से 650, फिर गिरने भी लगता है। पूरा चैप्टर इसी पे, कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें इसके अलावा। छोटे समय में यही होगा, 5 मशीनें लेबर लगाते हो बढ़ेगा, धीमे बढ़ेगा, कांस्टेंट होगा, फिर गिरने लगेगा, ठीक है। अच्छा टोटल प्रोडक्ट बता देता हूँ, टोटल प्रोडक्ट ऐसे ही चलेगा, ठीक। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट तो नहीं पूछना किसी को, एवरेज प्रोडक्ट पे आते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, लिखा एवरेज प्रोडक्ट या फिर एपी, इसको टीपी बोलते हैं। एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू द टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन बहुत आसान है, मतलब हमने 5 लेबर लगे, यहाँ पहले 5 लेबर लगे, आउटपुट कितना आया है 630, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट कितना है, इसका एवरेज निकाल लो, कैसे निकलेगा, जो भी टोटल प्रोडक्ट है इसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर, नंबर ऑफ लेबर, एवरेज। एवरेज हमेशा ऐसे ही निकलता है, 10 फिगर है, एवरेज निकालना है, 10 को प्लस करके डिवाइड बाय 10, तो वैसे ही टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर, यही लिखा है। एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट, ये आउटपुट है, पर यूनिट ऑफ अ लेबर, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर मतलब आ रहा उम्र, विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर की गिवन क्वांटिटी है, 5 मशीनें लेके चल लो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस जितने लेबर है टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, टोटल प्रोडक्ट को उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा। कोई डाउट? मार्जिनल क्या होगा, बहुत ही आसान है, मार्जिनल यूटिलिटी तुमने पहले पढ़ा था,
है ना। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या था, एक एक्स्ट्रा बढ़ने से कितना इंक्रीज आया, एक एक्स्ट्रा लगा खाने से कितना, चलो उसको भूल जाओ यूटिलिटी को, इस पे आ जाते हैं। यहाँ एक लेबर था, दो हो गए, कितना इंक्रीज आया 120, ये मार्जिनल है, ठीक है। यहाँ दो थे, दो से जैसे ही तीन करे कितना इंक्रीज आया 140, मार्जिनल है। नेट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट। Marginal product or marginal physical product is defined as the change in total product resulting from the use of one additional unit of a variable factor। जब एक वेरिएबल फैक्टर तुमने बढ़ाया, एक लेबर तुमने बढ़ाया, क्या टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज आया, वही क्या है, मार्जिनल। विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर इट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल रिटर्न। किसी को पूछना है, रीड कर लो तीनों एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्जिनल क्या होगा, 650 से 620 पहुंचा, यहाँ मार्जिनल -20 होगा, क्योंकि आप बढ़े नहीं, इंक्रीज करने से घट गए, तो -20 भी हो सकता है जो चेंज आ रहा है। अब इसकी हमने इक्वेशन लिख दी है, सिखा दिया है, वही है। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर, नंबर ऑफ लेबर लगा दो, एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये कैसे निकलेगा, पहले ये देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन, एन मतलब मान लो 5 लेबर है ना, माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 4 लेबर, ठीक है ना। 5 लेबर के टोटल प्रोडक्ट को चौथे वाले से माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, मार्जिनल। चाहो तो ऐसे निकाल लो कि 550 से 630 हो गया, कितना है 80, या फिर ऐसे निकाल लो ना, 630 को 550 से माइनस कर दो, बात तो यही आनी है ना, यही लिखा है। टीपी ऑफ एन मतलब टीपी ऑफ फिफ्थ लेबर माइनस टीपी ऑफ n-1 मतलब टीपी ऑफ फोर्थ लेबर, क्या आ रहा है 80, ठीक है। ये फॉर्मेलिटिकल बात है, ये भी इसको कहते हैं चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन लेबर। टोटल प्रोडक्ट में कितना बदलाव आया है, चेंज का सिंबल होता है ड्यू टू चेंज इन लेबर। कोई दिक्कत इसमें, चेंज का सिंबल ऐसे है, ट्रायंगल फॉर्म में बनता है। केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी, हीट का होता था हमने नहीं पढ़ी ना ठीक है, देखिए क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, तो टीपी के बारे में एक बात हमने लिखी है, अभी हमने बता भी दी तुमको। टोटल प्रोडक्ट के बारे में क्या बताया था, टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर कैसे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट होके डाउन जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, लिखा है व्हेन मोर एंड मोर लेबर और वेरिएबल फैक्टर्स आर अप्लाइड टू फिक्स फैक्टर, ज्यादा लेबर लगाते रहोगे फिक्स फैक्टर पे, टीपी के साथ क्या होगा, इंक्रीजेस फर्स्ट एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन बाय डिक्रीजिंग रेट रीचेस द मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस देयर आफ्टर, उसके बाद गिरता रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो हमने नंबर ऑफ वर्कर लगाया है, चार्ट पे आ रहे हैं अपने, इधर हमने लेबर 1 2 3 4 11 तक बढ़ाए, ठीक है। लेके हमने रखा है सेम मशीन्स आर फिक्स्ड, हम 5 मशीन लेके चले और वो क्या है फिक्स्ड, तो उसका हमने कॉलम भी नहीं खींचा है क्योंकि 5 लेके चले वो फिक्स है वो, ठीक। टोटल प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा, पहली चीज ये लेबर की बात हो रही है, वेरिएबल फैक्टर, जो टोटल प्रोडक्ट है नंबर ऑफ पेन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी किसका होगा, नंबर ऑफ पेन्स का होने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये पूरा इस पे दिखाना है कि भैया पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग से, फिर बढ़ेगा डिक्रीजिंग से, मैक्सिमम जाके डाउन हो जाएगा, ठीक, ठीक है। कोशिश करना बुक की फिगर्स ही करना। तो बुक की फिगर टीपी के में बताओ, पहली क्या है 100, एक लेबर लगाया तो प्रोडक्ट कितना आया, दूसरा लगाया तो कितना आया 220, तीसरा लगाया तो 360, उसके बाद 8वां लेबर लगाया 880 टीपी हो गया, फिर 8 ये 9वां लगाया तो क्या देखने को मिल रहा है, सेम कांस्टेंट रहा, उसके बाद गिरा होगा ऑब्वियस है 830, उसके बाद 770। हमने क्या बताया था कि जो हम तुम्हें बता रहे हैं ना वही तुम्हें देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अच्छा अब एक बात सोचो, टीपी तुमने निकाल लिया ना, तो ये एपीएमपी तुम निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकाल सकते हो एपीएमपी, एपी निकालना है, पहले लेबर का, लेबर भी एक है, टीपी भी एक है, तो डिवाइड करोगे तो 100 ही आएगा। 2 लेबर लगाए तो 220 है, मतलब कितना आएगा डिवाइड करने पे 110, 360 में कितना आएगा 100, उसके बाद 4 से डिवाइड करने में कितना आएगा 520, 130, फिर ठीक है। तो अगर तुम्हें एक फिगर दी है और कहे बाकी तुम एपी निकालो तो खुद निकाल लोगे, निकाल लो, ठीक है। मार्जिनल निकालो, कैसे निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, क्यों नहीं निकाल पाओगे, चेंज ही तो लिखना है बस, सही है ना। तो पहला क्या दिया हुआ है, लेबर पे 100 दिया एकदम, ठीक है। जब एक लेबर लगाया तो 0 आउटपुट से 100 आया ना सीधे सीधे, है ना। जब एक भी लेबर नहीं था कितना आउटपुट आ रहा होगा 0, और जैसे एक लगाया कितना आया, तो मार्जिनल भी कितना है, और दूसरा लगाया तो चेंज कितना है 120, तीसरे लगाने में चेंज कितना है
चेंज से निकाल देना पूरा पूरा रख के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि माइनस में तो माइनस ले आना, मतलब इसमें कितना बदलाव है 160, एक भी चेंज नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जीरो भी होगा क्योंकि 880 में से जीरो आ गया। यहाँ कितना गैप है -50, उसके बाद -60, सही है, कोई दिक्कत इसमें। मेन बस टीपी को लेके चलना, बाकी अपने आप निकलेगा, ठीक है। टीपी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट मैक्सिमम और गिराना है, बाकी तो अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो चाहो तो टीपी फिगर्स याद कर ले सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ निकालने को आता है तो वही हो जाएगा। मतलब अगर एमपी भी दिया है तब भी तुम टीपी निकाल सकते हो, अगर एमपी दिया हुआ है तब भी टीपी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, पहला 100 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा जब 120 का बढ़ाव आया है तो दूसरा टोटल प्रोडक्ट 220 होगा, सबको प्लस कर देना रख के। जब तीसरा निकालोगे तीनों को प्लस कर देना, तीनों को प्लस करो कितना है 360, देखो 360, कोई सा भी हो कोई सा भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ भी निकाल सकते हो। खैर मेन बात हम तुम्हें क्या बता रहे थे कि तुम्हें टीपी अगर अपने तरीके से फिगर डाल सकते हो तो डालना, वरना कोशिश करना इसी को दिमाग में रिवाइज कर लेना एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है। अगर काम पड़ता है क्वेश्चन आता है लिख देना, नॉर्मली इसको ऐसा नहीं पूछते हैं, ठीक है। खैर ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा टीपी के साथ तो ये नजर आया, इसमें भी देख लिया हमने। एपी के साथ क्या नजर आया है, देखो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता गया है, उसके बाद घटता गया है, और कुछ हुआ है, पहले बढ़ता गया है फिर एवरेज प्रोडक्ट राइजेस फर्स्ट रीचेस मैक्सिमम देन फॉल्स, ठीक है। बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, गिर गया। मार्जिनल प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हुआ है, बढ़ा है, उसके बाद जीरो हुआ है, फिर इवन नेगेटिव भी गया है। नेगेटिव क्यों गया है, क्योंकि टीपी गिरने लगा था, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन फॉल्स एंड इज इवन नेगेटिव, फिर नेगेटिव भी हो गया। अभी हमने रफ डायग्राम बनाया, अभी आगे फिर आएगा। देखो ये हमने जो बनाया ना, अभी हमने टीपी देखा, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाए, है ना, पहले कैसे बढ़ाए, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग रेट था, उसके बाद कौन से रेट से बढ़ाए, डिक्रीजिंग रेट से, ये डिक्रीजिंग थोड़ा सा कर्व करके घूम के गया ना, डिक्रीजिंग रेट है। फिर मैक्सिमम पहुंचा है, यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या चला गया डाउन, ये क्या है मेरा टीपी, गया तो ऊपर ही था, देखिए यहाँ पे देखिए 100 120 इंक्रीजिंग रेट थोड़ा टाइम, फिर डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद मैक्सिमम पहुंच के नीचे गिर गया, इंक्रीजिंग रेट, यहाँ से टर्न मार दिया ये, ठीक है। अगर बहुत ध्यान से बनाओगे यहाँ से क्या कर गया, टर्न कर गया, है ना। इसको हम पॉइंट एक्स नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं, बाद में देखोगे। ये तुम्हारा यहाँ पे टर्न मार गया, यहाँ से टर्न करा, यहाँ से कौन सा रेट स्टार्ट हो गया, डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है पर कौन से रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, कि कम बढ़ाव आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम हो गया, फिर गिरने लगा। तो टीपी कर्व शॉर्ट रन का जब भी बनाना होगा कैसे बनाओगे, ठीक है, ये भी रटने वाली एकदम बात है, समझ लो। एपी कैसे बनेगा, एपी तो तुमने देखा बढ़ा है, फिर देखो एपी है, एपी हमने यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करा, बढ़ाते गए, उसके बाद गिरा दिया, खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर से कनेक्टेड रहते हैं, बताते हैं कैसे। उसके बाद एमपी की बात करते हैं, एमपी का क्या करना है। एमपी देखो शुरुआत में एपी से भी बढ़ा था, है ना, एमपी शुरुआत में एपी से भी बढ़ा है, एमपी शुरुआत में एपी से बढ़ा है। देखो एमपी की लाइन ये चल रही है, ये हम लेके गए एपी से इधर रखे, मतलब एपी से बढ़ा है, फिर इन्होंने कट करा एक दूसरे को, मतलब मैच भी करें। देखो एमपी एक बार ये देखो 130 पे क्या हुआ, मैच करा, किससे, एपी से। तो मैच करने के बाद ये नीचे चला गया, उसके बाद एमपी डाउन ही रहा है, एपी ऊपर रहा है, एमपी नीचे लगा, और इवन नेगेटिव नीचे तक ले आना, एक्स एक्सिस को भी काट दिया, मतलब नेगेटिव भी हो गया, कौन, एमपी। देखो डाउन तक चला गया, कर्व बनाने में कोई दिक्कत, ठीक है। एपी बस बढ़ा के घटा देना है। एमपी के साथ क्या करना है, पहले एपी के इधर रखना है, ज्यादा साइड रखना है, उसके बाद कट जैसे ही होगा उसके बाद एपी उधर रहने वाला है, एमपी डाउन रहने वाला है, और एमपी नेगेटिव भी चला जाएगा। प्रैक्टिस करना इसको बना के, तभी ये आएगा। और ऐसे प्रैक्टिस करना कि नीचे ऊपर का भी जो कनेक्शन है वो आ जाए। नीचे ऊपर का कनेक्शन क्या है, देखो जब ये जो पॉइंट हमने बताया ना, ये पॉइंट बताया हमने तुमको, ठीक है, जहां से टीपी ने अपना स्लोप बदला है, टीपी डिमिनिशिंग रेट हो गया है, एमपी वहां मैक्सिमम होगा। अगर इसका नीचे लाइन खींचोगे ना तो एमपी क्या होगा, मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा एमपी, जब टीपी क्या हो गया है, डिमिनिशिंग रेट, जैसे उसने कर्व चेंज करा है, मतलब कैसे गया है, डिमिनिशिंग रेट। तुम्हारे पहली खूबी कर्व में दिखनी चाहिए, ठीक आ रहा है कुछ, क्या बता रहे हैं हम। और हमेशा टीपी अलग बनाना, एमपी एपी अलग बनाना, उसी के जस्ट नीचे।
पहली खूबी नजर आ गई। दूसरी, एक पॉइंट पे ये कट करेंगे, कौन? एमपी एपी। कट से पहले एमपी बवाए, कट के बाद एपी बवाए। ठीक, ये दो बातें हुई। थर्ड बात, जब टीपी मैक्सिमम पहुंचा है, टीपी इज मैक्सिमम, टीपी जब मैक्सिमम है तो मार्जिनल हमेशा जीरो होगा। देखो टीपी या मैक्सिमम 880, एमपी क्या था? इधर देखो, जीरो। आ रहा है कुछ समझ में क्या बता रहे हैं हम? देखो, उसके बाद टीपी फॉल कराए तो एमपी नेगेटिव चला गया है। ये बातें ध्यान रख के कर्व बनानी है, कॉपी बना के प्रैक्टिस कर लेना। क्या बातें ध्यान रखनी है? पहली चीज, जब आपका एमपी मैक्सिमम है वहीं से टीपी ने अपना स्लोप चेंज करा है, डिमिनिशिंग रेट पे हो गया। एक बार एमपी एपी कट करेंगे, इधर साइड एमपी बड़ा रहेगा, उधर साइड एपी बड़ा रहेगा। जब टीपी मैक्स है एमपी जीरो है, जब एमपी गिरा है, जब टीपी गिरा है एमपी नीचे चला गया है। कोई दिक्कत? बना के ही आएगा, बनाए बिना कुछ कर लो तुम गलत ही बनाओगे। ठीक है, और फ्री हैंड है ये डायग्राम, मतलब अभी हमने रफली बनाया हुआ है, इसमें फिगर डालने की जरूरत नहीं है कि भैया इधर हम डालेंगे टीपी, इधर डालेंगे नंबर ऑफ लेबर। फ्रीली बना सकते हो, लिख देना बस कि इधर हमने क्या दिखाया है टीपी, नीचे क्या दिखाया नंबर ऑफ लेबर, जैसे नंबर ऑफ लेबर पॉपुलेशन इसके साथ दिया हुआ। इधर हमने क्या दिखाया है एपीएमपी, और नीचे क्या दिखाया है नंबर ऑफ लेबर। पॉइंट करने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ लेबर 1 2 3, कोई जरूरत नहीं। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या करें, ये रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। इनमें क्या रिलेशन है? बहुत आसान है, देख के समझ में आ रही, चाहे इसमें देखो चाहे उसमें देखो। क्वेश्चन अगर आता है कि रिलेशन बताओ एपी एमपी की यूजिंग अ कर्व, तो पहले कर्व बनाओगे, ठीक है, कर्व बनाओ, उसके बाद रिलेशन बताओगे क्या रिलेशन है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन आया है बोर्ड में कई बार, एपी एमपी की रिलेशन बतानी है, यूज क्या करना है? कर्व। कर्व बनाओगे फिर रिलेशन बताओगे। क्या रिलेशन है देखो, लिखा है व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी दिस मींस एपी इज राइजिंग। मतलब देखो इस लाइन को अगर हम देखें तो एमपी की है ना, जब एमपी बड़ा है किससे? एपी से, तो एपी राइज करता रहा है ना, एपी राइज करता गया, यहां से बढ़ता गया, दिस मींस एपी इज राइजिंग। व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, जब दोनों बराबर हुए, कट करा, एपी इज मैक्सिमम। एपी एकदम कहाँ है? अपने टॉप पे। इसके बाद व्हेन एमपी लेस देन एपी, जब इसके आगे से एमपी छोटा हो गया किससे? एपी से, तो एपी गिरा है, एपी इज फॉलिंग। ठीक है, एमपी कैन बी नेगेटिव बट एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये रिलेशन है। फिर से शॉर्ट में आप क्या लिखोगे? जब तक एमपी बढ़ा रहा किससे? एपी से, तब तक एपी बढ़ा है। ठीक है, जैसे ही एमपी एमपी मैच करे, एपी इक्वल्स टू एमपी हुआ, तो एपी मैक्स पे है। ठीक है, उसके बाद जब एपी बड़ा हो गया एमपी से, तो एपी गिरना शुरू हो गया। ठीक है, जब व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, मतलब एपी बड़ा हुआ तो एपी इज फॉलिंग, एपी गिरना शुरू हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? ये तीन रिलेशन रटे होने चाहिए, कर्व देख के ही बना सकते हो, है ना, और इससे भी नजर आएंगे अगर तुम देखोगे ध्यान से। ठीक है, तो इसकी खूबी नजर आ गई कि यहाँ से जब मैच करेगा ना तो उसको एपी गिराना है, बढ़ा मत देना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है इसका। देखो अच्छा, इसमें हम प्लॉट कर देते हैं। देखो ये सिचुएशन क्या है, एमपी ग्रेटर एपी है, इस पॉइंट से इधर का एमपी बड़ा है एपी से, सही है ना। तो हुआ क्या है, एपी राइज कर रहा है, सही है ना। देखो एपी बढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर ही तो जा रहा है, राइज करने वाला एपी कर्व इज राइजिंग। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे बराबर हो गए, एमपी इक्वल्स टू एपी, तो एपी मैक्स पे है अपने, सही है, एपी इज मैक्सिमम। ठीक, इसके इधर पॉइंट, इस पॉइंट के इधर क्या हुआ, इधर एपी बड़े हैं एमपी से, और नजर आ रहा है एपी कॉन्स्टेंटली, एपी कर्व फॉल कर रहा है, घट रहा है। देखो यहाँ के बाद से इसने डाउनवर्ड स्लोप पकड़ लिया। ठीक है, और लास्ट बात लिख दी, एमपी नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन एपी पॉजिटिव ही रहेगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी, ये भी पूछी जाती है। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है? बहुत आसान है ये, तो तुम्हें नॉर्मली समझ में आएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट तो नॉर्मली यही होता है ना, जितना टीपी में बदलाव आया, जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, एमपी के साथ क्या होगा, एमपी भी बढ़ेगा। जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा एमपी भी, और जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा एमपी
घटना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, घटना शुरू होगा। ठीक है, यहां तक के टीपी, यहां तक के कौन से रेट से बढ़ा है, ये टीपी है ना, जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, एमपी के साथ क्या हुआ है, बढ़ता गया है ना, एमपी बढ़ा है। जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा यहां से यहां तक, एमपी क्या हुआ है, घटा है। जब टीपी मैक्सिमम पहुंचा एमपी क्या है, 0। जब टीपी डाउन हुआ एमपी क्या है, नेगेटिव। ये 4 बातें रिलेशन में लिखनी है। ठीक है, अगर हम लिखें इसको, व्हेन टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एमपी इज राइजिंग, व्हेन टीपी कर्व increases at an increasing rate, तो क्या हुआ, MP is rising। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन क्या हुई, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, एमपी इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद व्हेन टीपी कर्व इंक्रीजेस, कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, एट एन डिमिनिशिंग रेट, तब क्या हुआ एमपी के साथ, MP is falling, है ना, MP फॉल करा है। बाद थर्ड क्या हुआ, जब TP मैक्सिमम हुआ, when TP is maximum, MP क्या है, MP is 0। और लास्ट सिचुएशन क्या हुई, फोर्थ, when TP falling, है ना, TP is falling, तब क्या हुआ MP के साथ, MP is negative। तो ये बातें जो रिलेशन है ना, सिर्फ रिलेशन ही नहीं है, इसको ध्यान में रख के कर्व भी बनेगा। ठीक, अब देखो जब तुम इसको एक्सप्लेन करना कर्व के थ्रू, तो थोड़े पॉइंट्स डाल के समझा देना। ये हमने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कैसे तुम्हें आंसर देना है। ठीक है, इसके पॉइंट्स डाल के समझा देना। पॉइंट्स डाल के समझाना मतलब क्या है, जैसे वन टीपी कर्व इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इज राइजिंग। अगर हम इस पॉइंट को नाम एक्स दे रहे हैं और यहाँ पे भी पॉइंट को हम एक्स नाम दे दें, तो बता सकते हो ना अप टू पॉइंट एक्स, ये इंक्रीजिंग बढ़ा, ये भी राइज करा। उसके बाद थोड़े पॉइंट यहाँ डाल देना कि इसको हम टी पॉइंट दे दें, तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा एक्स टू टी पॉइंट, है ना, तो ये भी डाउन गया, एक्स टू मान लो टी पॉइंट, एग्जाम्पल दे रहे, कुछ भी डाल सकते हो। जब टी पॉइंट के बाद टीपी गिरा, तो टी पॉइंट के बाद एमपी नेगेटिव है। थोड़े पॉइंट डाल के, ग्राफ समझा रहे हो ना, तो ग्राफ का हेल्प लेके समझाना है, ग्राफ में पॉइंट्स डाल डाल के एक्सप्लेन करना है। ठीक हो जाएगा। रिटर्न टू अ फैक्टर क्या है, वही बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं। ठीक है, रिटर्न टू अ फैक्टर तुमने समझ लिया, जब फिक्स फैक्टर हो, है ना, एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओ तो क्या देखने को मिलेगा, वही तुम्हारा रिटर्न टू अ फैक्टर है। लिखा है लॉ ऑफ रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर कहो या रिटर्न टू अ फैक्टर कहो। रिटर्न टू अ फैक्टर मीन्स चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड when the quantity of one factor is increased while that of other factor remains constant. It is a short run phenomena, छोटे समय का फिनोमेना होता है, तभी तो एक फिक्स्ड होता है, बाकी एक वेरिएबल होता है। There are three possibilities, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ये तीनों पॉसिबिलिटीज भी तुमने पढ़ ली। खास बात है क्या पढ़ी, पहली इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, शुरुआत में इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर refers to a situation in which each additional unit of a variable factor combined with a fixed factor adds more and more to total output। ठीक है, जब आप लगाते जा रहे हो तो शुरुआत में क्या देखने को मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलता है। पीछे पढ़ लिया, वही है when marginal product of a variable factor increases as more of it is used। marginal product क्या होता है शुरुआत में, बढ़ता है ना। ठीक है, यही लिखा है when marginal product of a variable factor increases as more of it is used। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न पूछना है। तीन पॉसिबिलिटीज है रिटर्न टू अ फैक्टर की, और तीनों हमने तुम्हें शुरुआत में बता दी थी। दूसरी क्या है, कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या है, अब ये बढ़ा रहे हो ना लेबर, लेकिन आउटपुट अगर 100 आ रहा था तो अगली बार में भी 100 आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर refers to a situation in which additional units of a variable factor adds the same amount of output when the marginal product of the variable factor is constant। ठीक है, लास्ट क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इसमें डिमिनिशिंग रहता है। डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर refers to a situation in which each additional unit of a variable factor adds lesser and lesser amount of output। अब 100 भी नहीं आ रहा, अब 80 आ रहा है, फिर 70 आ रहा है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेगेटिव भी जाने वाला है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव तक की बात ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियस है, नेगेटिव तक कोई जाने नहीं देगा। तुम इतने लेबर थोड़ी भर लोगे कि तुम नेगेटिव जाने दो। तुम किस सिचुएशन तक रहोगे, तुम वहां तक रहोगे जहां नेगेटिव से एक पहले रहो, नेगेटिव नहीं जाने दोगे, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये तीन बातें करी है। डिमिनिशिंग वाला समझ में आया, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट फैक्टर फॉल्स, गिरने लगेगी। नेक्स्ट क्या दिया है,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आखिरी है ये, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का फिनोमेना है, और सेम जो रिटर्न टू अ फैक्टर था, रिटर्न टू अ फैक्टर उसी के तरीके एकदम सेम ही, कुछ अलग नहीं है, ठीक। क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as more and more unit of a variable factor are applied to the given quantity of fixed factor, total product may increase at an increasing rate initially, but eventually it will increase at a diminishing rate. शुरुआत में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद नेगेटिव होता है, पर उतने हद तक इन्होंने बात नहीं करी है। उसका टीपी फॉल भी तो करता है ना, उतनी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, जब आप ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाते जाओगे तो टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से। भाई इतनी बात करके इन्होंने खत्म कर दी। पूछना है तो जब भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट आएगी तो ये लिखोगे, कोई दिक्कत इसमें? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेटमेंट आएगी, ये लिखी जाएगी। रीड कर लो एक बार, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको समझाना होगा। नेक्स्ट अजम्पशंस ऑफ द लॉ पे आ जाते हैं कि ये कब होगा, क्या अज्यूम करके चलना है कि टीपी बढ़ रहा है, क्या अज्यूम करके चलोगे। पहला अजम्पशन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ वेरिएबल के अजम्पशंस लिखो, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड इज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो हो सकता है आउटपुट में अलग देखने को मिले, ठीक है। तो ये माना गया है टेक्नोलॉजी जो चल रही है वही चल रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। पहला अजम्पशन, ये लॉ तभी चलेगा जब टेक्नोलॉजी क्या हो, कांस्टेंट। मतलब जाहिर सी बात है ना, तुम लेबर बढ़ाते जा रहे हो पर टेक्नोलॉजी भी बदल गई, तब तो इंक्रीजिंग रेट देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है या टेक्नोलॉजी खराब हो गई तब डिक्रीजिंग मिलेगा। तो लॉ फेल हो जाएगा अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसीलिए पहला अजम्पशन टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। पूछना है दूसरा अजम्पशन, सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरीड, कह रहे हैं कुछ को फिक्स रखा गया है जैसे मशीनें, और दूसरे वेरीड जैसे लेबर वेरी कर रहे हैं। ये भी तो शॉर्ट रन की बात हो रही है ना, शॉर्ट रन फिनोमेना है, बता दिया हमने, तो इसीलिए सम इनपुट्स आर फिक्स्ड व्हाइल अदर आर वेरीड। थर्ड, इट इज अज्यूम्ड दैट टेक्नोलॉजी इज सच दैट इट इज पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शन। क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं ये मान के चला गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर 5 मशीनें हैं ना तो तुम इस पे लेबर बढ़ा सकते हो एक हद तक, ठीक है, कि पहला लेबर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, 5 मशीनें हैं, 5 लेबर लग गए, अब लग ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं, अभी और बढ़ाया। फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इट इज अज्यूम्ड दैट टेक्नोलॉजी इज सच दैट इट इज पॉसिबल टू चेंज द फैक्टर प्रोपोर्शन। देखो प्रोपोर्शन है, यहाँ 5 मशीनें 1 लेबर, प्रोपोर्शन हो गया 5:1, फिर 5 मशीनें 2 लेबर 5:2, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन बदला जा सकता है। हम कहें नहीं, प्रोपोर्शन 5:5 रहेगा, तब लॉ चलेगा, फेल हो जाएगा कि 5 मशीनें 5 लेबर, इसके अलावा कुछ नहीं, तो फेल हो जाएगा। तो ये थर्ड अजम्पशन ले गया है कि टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। पॉइंट में पूछना है। फोर्थ, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनियस एंड आर इक्वली एफिशिएंट। ये भी माना गया है, बहुत आसान सा ये पॉइंट, कि हम मान लो लेबर लगा रहे हैं, पहला लेबर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जैसे ही 7वां लगाया वो बहुत एफिशिएंट लेबर था, ज्यादा एफिशिएंट था बाकियों से, तब क्या देखने को मिलेगा, डिमिनिशिंग नहीं इंक्रीजिंग ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लेबर को काम अच्छा आता है। इसीलिए माना जाएगा कि जितने भी लेबर हैं सब इक्वली एफिशिएंट है, कोई कम ज्यादा नहीं है, सब लेबर बराबर का काम जानते हैं। अगर एक बात ये भी सोचो कि पहला लेबर तो बहुत अच्छा आता था, दूसरा अनस्किल्ड लेबर था, उसको कुछ नहीं आता था, तब क्या टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, घट जाएगा। पहला लेबर इसी को सिखा रहा है कि भैया ऐसे ऐसे करना है, तब तो जो एक पीस पे 100 बन रहे थे तो दूसरे पे उसका 80 बने, कि बिजी हो गया लेबर ही। आ रहा है समझ में कुछ? तो फोर्थ assumption, it assumed that all the units of a variable factor are homogeneous and are equally efficient। पूरा का पूरा लॉ आता है ना लिखने को, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, और जो आगे है वो भी लिखना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट, अब इसको जरा समझते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। क्या बताया था हमने, बार बार एक ही बार रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, पूरा चैप्टर रिपीट करा गया है। कंसेप्ट एक बार तुमने उठा लिया, खत्म हो गया चैप्टर। कंसेप्ट नहीं उठाया तो याद करते रहोगे, याद ही नहीं होगा। क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ बाय यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है, अभी बनाया भी था हमने, उसके थ्रू समझा रहे हैं, बहुत आसान है। पहले का, इट इज अज्यूम्ड दैट अ कैपिटल 5 मशीन्स आर फिक्स्ड फैक्टर। हम मान के चले 5 मशीनें लगी हैं और 5 मशीनें एज अ कैपिटल है और ये फिक्स फैक्टर है, ठीक। आगे हमने माना लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर, लेबर क्या है, चेंजेबल, एंड इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 11। कहां से कहां तक ले गए, ठीक है। अच्छा, हमने जो उधर एग्जांपल था उसमें 0 नहीं डाला था, ठीक है,
तो जीरो जब बना लो डाल देना। जब जीरो वर्कर होंगे ना तो टीपी तो कुछ नहीं आएगा और एवरेज भी कुछ नहीं आएगा, एमपी भी कुछ नहीं आएगा। हमने डायरेक्ट 1 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक, खैर छोड़ते हैं इसको, यहाँ पे थे हम लोग। तो ये मान के चले हैं इसको समझाने के लिए, ये तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो किस चीज का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। किसके थ्रू एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, स्केड्यूल या फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, आगे क्या लिखा है, एज मोर एंड मोर लेबर आर अप्लाइड विद द फिक्स फैक्टर टोटल आउटपुट इंक्रीजेस अंटिल 8 यूनिट्स ऑफ लेबर। देखो जब तुम स्केड्यूल के थ्रू दे रहे हो ना तो थोड़ा स्केड्यूल सामने रख के नंबर देना कि यहाँ तक के इतना हुआ। समझा रहे हो एक बात अगर, तो अगर इसके थ्रू समझा रहे हो तो इसके रेफरेंस देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 8 लेबर तक के क्या नजर आया, टीपी बढ़ा है, इंक्रीजिंग भी है इसमें, ऑब्वियस है डिक्रीजिंग भी है। कुछ हद तक इंक्रीजिंग रेट था, कहां तक इंक्रीजिंग रेट था, यहाँ तक है ना। इसके बाद कौन सा रेट था, डिक्रीजिंग रेट था। डिक्रीजिंग रेट मतलब बढ़ तो रहा है पर उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहा। तो पहले तो इन्होंने लिखा, आगे क्या लिखा है, इनिशियली, अब शुरू से एक्सप्लेन कर रहे हैं, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देयरफॉर मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस। ठीक है, इंक्रीज इन एमपी विल पुश अप द एपी आल्सो। ये क्या लिखा हुआ है पहले समझते हैं। टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यहां तक की बात हो रही है, यहां से यहां तक की एरो खिंची हुई है। एमपी क्या हुआ है, बढ़ा है ना, ये लिखा हुआ है। देयरफॉर एमपी राइजेस, एमपी क्या है, बढ़ा है। अच्छा एक बात और होती है, जब एमपी बढ़ रहा होता है ना, मतलब हर लेबर जो ऐड हो रहा है वो ज्यादा आउटपुट दे रहा है ना। हर लेबर जो ऐड हो रहा है क्या कर रहा है, तो एक बात सोचो, एवरेज भी क्या होगा, बढ़ाएगा, क्योंकि एवरेज तो यही होता है ना, पर लेबर कितना आ रहा है। तो अगर एमपी ज्यादा दे रहा है हर बार, तो एपी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। जब एमपी ज्यादा आ रहा है तो एपी भी, क्या लिखा हुआ है, इनिशियली टीपी एट इंक्रीजिंग रेट, देयरफॉर मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस, इंक्रीज इन एमपी विल पुल अप द एपी आल्सो। तो अगर ये बढ़े हैं ना तो ये भी बढ़े हैं। पूछना है, 4th तक के ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला, टीपी बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से, एमपी भी बढ़ा, एमपी बढ़ा उसने किसको बढ़ाया, एपी को भी बढ़ाया। क्यों एपी को बढ़ाया, क्योंकि पर हेड लेबर के भी काम ज्यादा होने लगा। एपी मतलब पर हेड कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट इज ऑब्जर्व अप टू 4th लेबर। ये 4th लेबर हमने क्यों लिखा, क्योंकि ग्राफ समझा रहे हैं, शेड्यूल के थ्रू समझा रहे हैं। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम 5th लेबर ऑनवर्ड्स टीपी इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। कौन से रेट से बढ़ा है, डिमिनिशिंग। एमपी के साथ क्या हुआ है, एमपी गिरने लगा है, डिक्रीज खाया है एमपी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, देयरफॉर एमपी इज फॉलिंग, दिस विल पुल डाउन द एवरेज प्रोडक्ट। और एमपी फॉल कर रहा है, हर नया लेबर कम दे रहा है, तो एपी भी क्या होगा, गिरने लगेगा। सही है, तो ये लिखा है, यहां से एमपी गिरना शुरू हुआ, यहां तक के गिरा, तो एपी भी गिरा। टीपी कौन से रेट से बढ़ा, डिक्रीजिंग रेट से। फ्रॉम 5th लेबर ऑनवर्ड टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, देयरफॉर एमपी इज फॉलिंग, दिस विल पुल डाउन द एपी। एमपी बढ़ा था, एपी को अप करा था, एमपी घटा है, एपी को घटा दिया है। यहां तक हो गया। इसके बाद क्या है, टीपी रीचेस द मैक्सिमम एंड एमपी बिकम जीरो। टीपी मैक्सिमम पहुंच गया, इसके बाद देखो टीपी 80 पे 880 पे आ गया, उसके बाद एमपी क्या हो गया, जीरो, मैक्सिमम एंड एमपी बिकम जीरो एज 9th लेबर इज एम्प्लॉयड। 9वें लेबर पे ऐसा हुआ देखने को मिला। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की सिचुएशन बहुत बेकार है, क्योंकि इसके बाद आप क्या करने लगोगे, डाउन जाने लगोगे। अब अगर एक लेबर और बढ़ाया 9वें के बाद तो क्या होगा, क्या लिखा है, अटेम्प्ट टू इंक्रीज आउटपुट आफ्टर दिस पॉइंट बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर विल नॉट बी फ्रूटफुल। फायदे का सौदा नहीं है। सो इफ 10th and 11th लेबर इज एम्प्लॉयड, टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड एमपी इज नेगेटिव। ठीक है, तो आखिरी में कंक्लूजन, thus total output first increases at an increasing rate and then at a decreasing rate। लॉ ने तो यही कहा था, हमने पूरा ग्राफ समझा के आपको यही तो समझाया, इंक्रीजिंग रेट बढ़ा फिर डिक्रीजिंग रेट। अच्छा इसी चीज को क्वेश्चन कहे ग्राफ से एक्सप्लेन कर दो, तो भैया वही ग्राफ बनाना जो सीखे थे तुमने, इसका पूरा कायदे बता दिया था हमने, बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट आएगा, मैक्सिमम जाके डाउन हो जाएगा, बताया था। एपी और एमपी के साथ क्या होगा, एपी पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंच के गिर जाएगा, एमपी पहले एपी से आगे रहेगा, फिर मैच करके डाउन हो जाएगा और एमपी नेगेटिव भी चला जाएगा। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि भैया जब ये मैक्सिमम है, जब यहाँ से स्लोप बदला है, किसने स्लोप बदला है, टीपी ने, तो एमपी मैक्सिमम होगा। ठीक, दूसरी बात का ध्यान रखना कि एक जगह पे लोग कट भी करेंगे, अभी लाइन इग्नोर कर दो जो खींची हमने, अभी लाइन से मतलब नहीं। तीसरी बात का क्या ध्यान रखना है, टीपी मैक्सिमम हो तो एमपी जीरो होगा, और टीपी जब डाउन जाएगा तो एमपी नीचे चला जाएगा। ध्यान रहेंगी ये बातें, बार बार रिपीट करें तो मैं याद हो जाए, और कोई फर्क नहीं इसका। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है,
एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन विद द हेल्प ऑफ अ टीपी एपी एंड एमपी कर्व। ठीक है ना, इधर टीपी डाला है हमने, इधर यूनिट ऑफ लेबर है, इधर एपी एमपी डाला है, इधर यूनिट ऑफ लेबर है। टीपी हमारा टीपी कर्व है, एमपी हमारा एमपी कर्व है, एपी हमारा एपी कर्व है। तो शुरुआत में तो ग्राफ ही एक्सप्लेन करते हैं। अपर पैनल मतलब ये ऊपर वाला, अपर पैनल शोज टीपी कर्व व्हिच इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस पे टीपी कर्व दिखाया है, एंड लेबर ऑन एक्स एक्सिस नीचे क्या दिखाया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, लोअर पैनल शोज एपी एमपी कर्व बाय प्लॉटिंग ऑन वाई एक्सिस। लोअर पैनल क्या दिखा रहा है, एपी एमपी बाय प्लॉटिंग ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अभी ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने बताया आपको ग्राफ जब भी समझाओगे पहले ग्राफ ही समझाओगे क्या है ग्राफ पे। आगे लिखा है बाय प्लॉटिंग एंड यूनिट ऑफ लेबर ऑन एक्स एक्सिस, यूनिट ऑफ लेबर एक्स एक्सिस में। नेक्स्ट क्या लिखा हमने, टीपी एपी एमपी राइजेस फर्स्ट एंड देन डिक्लाइंस। पहले तो बढ़े हैं दोनों तीनों, फिर तीनों गिरे। यहां तक के बाद तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए, सिर्फ ग्राफ समझाएंगे। तो बात हमारी कहां तक हो गई, यहाँ तक। और अब वही बातें रिपीट दोहराएंगे, बस ग्राफ पे दोहरा देना जो पीछे पढ़ा। क्या लिखा है, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट एम। अब पॉइंट्स भी दिए, थोड़ा ग्राफ से समझा रहे हो, वहां लेबर से समझा रहे थे तो 8 लेबर 9 लेबर बता के समझा रहे थे, यहाँ पे पॉइंट से समझाओगे। तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा है अप टू पॉइंट एम। आगे क्या लिखा है, वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पे भी एम हमने डाला, यहाँ पे भी एम डाला है। अगर तुम लाइन खींचोगे तो नजर आएगा कि यहाँ पे ये कर्व बदला, टीपी एमपी मैक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो प्रोडक्ट मैक्सिमम शोन बाय पॉइंट एम। ठीक है, शोन बाय पॉइंट एम ऑन लोअर पैनल, ये भी लिख देना। नेक्स्ट क्या लिखा है, इसके बाद टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट बियॉन्ड दैट पॉइंट एम के बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा। पूरा ग्राफ से समझा रहे हैं। एमपी कर्व स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बियॉन्ड पॉइंट एम इन लोअर पैनल। एमपी भी गिरने लगा बियॉन्ड पॉइंट एम, एम के बाद अप टू पॉइंट टी। ठीक है, कहां तक हुआ ये, टी पॉइंट तक। ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है एट पॉइंट टी ऑन टीपी कर्व टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। 30 पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है एंड एमपी इज 0। एमपी का है 0 और इस पॉइंट को हमने एल नाम दिया तो यहाँ पे लिखा भी है पॉइंट एल, आप ग्राफ में देख सकते हो। ठीक है, बियॉन्ड पॉइंट टी, टी के बाद क्या हुआ, टीपी डिक्लाइन एंड एमपी इज नेगेटिव एज शोन बाय एमपी कर्व। एमपी कर्व ये भी दिखा रहा है। तो ग्राफ को रेफरेंस देना है, जब भी कुछ ग्राफ से एक्सप्लेन करना है तो ग्राफ बना के रेफरेंस देना, याद रखना। और अगर कर्व से करो तो कर्व का रेफरेंस देना है। नॉर्मली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो टेबल वाला कम है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, thus it is clear as more labor are employed with fixed factor MP rises increases first and it decreases eventually। पढ़ा है फिर घटा है, यही बता रहे हो, लॉ ही तो समझा रहे हो। तो आखिरी में कंक्लूजन देना है, हर आंसर में कंक्लूजन देना है। ठीक है, आगे क्या है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है भैया स्टेजेस पे डिफाइन करो इसको। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करो, स्टेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करो। अपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेज बना के एक्सप्लेन करो। तो पहली स्टेज जो चलेगी वो तुम्हारी चलेगी जहां पे एपीएमपी कट करें, एपीएमपी कट करें, वहां तक पहली स्टेज है। तो जो हमने कहा ना लाइन खींची अभी इग्नोर करो, अब उस लाइन को देखो। ये जो लाइन हमने बनाई है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरी क्या है, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई वहीं से स्टार्ट हुई, जहां से पहली स्टेज खत्म हुई वहां से क्या स्टार्ट हुई, सेकेंड स्टेज। और ये एंड हुई जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। देखो सेकेंड लाइन, तो नजर ये आ रहा है, ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है और इसके बाद से थर्ड स्टेज है। पहली स्टेज जहां एपीएमपी में कट करे, दूसरी स्टेज उसी के बाद से, लेकिन खत्म कब हुई, जैसे एमपी 0 है या टीपी मैक्स है। और उसके बाद थर्ड स्टेज कहां शुरू हुई, जहां टीपी एक्स एक्सिस के नीचे निकल गया। अब इन बातों को लिख देना, 3 स्टेज में कहेंगे समझाओ तो 3 स्टेज में समझा देना। देखो क्वेश्चन आता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इन सब पे क्वेश्चन आता है। पीछे का सब कंसेप्ट समझा रहे थे। क्या लिखा है, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज 1, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, टीपी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, पहली स्टेज में कहां शुरू हुई, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड्स व्हेन एपी इज मैक्सिमम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड्स व्हेन एपी इज मैक्सिमम। आगे लिखा है टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड सब्सिक्वेंटली एट अ डिमिनिशिंग रेट। इस स्टेज में टीपी इंक्रीजिंग से बढ़ा है, लेकिन ये स्टेज थोड़ी आगे जा रही है। ठीक है, ये स्टेज थोड़ी आगे है, तो डिमिनिशिंग रेट भी इसी में कवर हो गया। ठीक, आप अगर इसमें ध्यान दो ना, तो पहले तो देखो यहां से तो कर्व चेंज हो गया था, लेकिन स्टेज कहां है, थोड़ी आगे है। इसीलिए लिखोगे टीपी बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से, लेकिन साथ में उसके बाद डिक्रीजिंग रेट भी स्टेज 1 में ही आ गई है। आ रहा है ना समझ में।
आगे क्या लिखा है, एमपी इंक्रीजेस फर्स्ट, रीचेस द मैक्सिमम एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। पहली स्टेज में एक चीज और हुई, एमपी आपका टॉप पे पहुंचा और थोड़ा सा डिक्लाइन भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। अभी जो हमने पीछे एक्सप्लेन करे थे वो हमने अलग स्टेजेस बनाई थी। हमने क्या स्टेजेस बनाई थी, हमने पहली यहां तक की बनाई थी जो पॉइंट है ना, उसके बाद दूसरी यहां से यहां तक बनाई थी, फिर यहां बनाई थी। स्टेजेस नॉर्मली जो ली जाएंगी, आप लॉ एक्सप्लेन करते समय ये वाली स्टेजेस ले सकते हो, इंक्रीजिंग रेट वाली, फिर डिक्रीजिंग रेट वाली, मैक्सिमम के बाद नेगेटिव वाली, ये ले सकते हो। लेकिन जब स्टेजेस समझाओगे तो ये वाली ले लेंगे जो इन्होंने बताई, ठीक। तो हम क्या बता रहे थे आपको, हाँ, एमपी इंक्रीजेस फर्स्ट, रीचेस द मैक्सिमम, स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ठीक है, एज शोन बाय द एमपी कर्व लिख देना, पॉइंट्स डाल देना। एपी इंक्रीजेस थ्रू आउट दिस स्टेज एंड इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। एपी क्या हुआ है, बढ़ता गया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, मैक्सिमम, और खत्म। पहली स्टेज देखने में समझ में आ रहा है, कर्व के अंदर देख के तो बता रहे हैं। इसके बाद क्या स्टार्ट हुई हमारी, स्टेज टू। स्टेज टू में क्या नजर आया है, TP continues to increase at a diminishing rate and reaches the maximum. Stage 2 कहाँ एंड हुई है, देखिए यहाँ एंड हुई ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, TP बढ़ी है डिमिनिशिंग रेट से और मैक्सिमम पे जाके स्टेज खत्म। MP continues to decrease and become zero, है ना। इस स्टेज में MP कहाँ पहुंच गया, जीरो पे, घटते 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 जीरो पे पहुंच गया। आगे लिखा है AP from maximum begins to decrease, AP मैक्सिमम से डाउन चलेगा। तीनों के बारे में बता देना बस, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। आगे क्या लिखा है, it started from the point where AP is maximum, second stage, point A, देखो point डाल दिया, and ends where MP is zero, that is L3 point, ये देखो L3 point, MP zero यहाँ पे खत्म हो गई, कोई दिक्कत। एक बात अच्छा सेकंड स्टेज के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है दिस स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, एज द प्रोड्यूसर विल लाइक टू ऑपरेट इन दिस स्टेज। इस पे बात आगे होगी, पर सेकंड स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर तुम सेकंड स्टेज में रहना पसंद करोगे, ठीक है, क्यों करोगे बात करते हैं। खैर थर्ड स्टेज के बारे में बात करते हैं, कहते हैं टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, टीपी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट L3, L3 पॉइंट से स्टार्ट हुई है, देखिए L3 पॉइंट से स्टार्ट हुई, ठीक है। MP इज नेगेटिव, MP कर्व गोज बिलो x एक्सिस, x के भी नीचे निकल गया, x एक्सिस के भी MP नीचे चला गया। AP इज डिक्लाइनिंग बट इज पॉजिटिव, AP गिर रहा है लेकिन अभी पॉजिटिव है। AP कभी नेगेटिव हुआ, AP तो ऊपर ही रहा ना, नीचे x के गया, x एक्सिस नीचे नहीं गया, कोई डाउट है। लास्ट लिखा है these three stages are separated by parallel lines on both the panel, ये भी बता देना कि हमने पैरेलल लाइन से इसको सेपरेट करा है। अब बताओ कुछ पूछना है इसमें, तो देखो तो पैरेलल लाइन, ये देखो लाइनों से हमने स्टेजेस को सेपरेट करा है। देखो अब बहुत आसान हो गया चैप्टर, खत्म, कुछ समझना नहीं रहेगा ज्यादा, अब आसान हो गया, जल्दी खत्म करते हैं। कह रहे कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, ये जो बढ़ता हुआ टीपी आया क्यों आया, इस पे भी बोर्ड्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न आया पर क्यों आया। जो आपने शुरुआत में लेबर लगा, इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों आया, क्या लिखा है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। बहुत जाहिर सी बात है, 5 मशीनें थी, एक लेबर लगाए हो, यूटिलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप दूसरा लगाओगे और यूटिलाइज हुआ, तीसरा लगाया और यूटिलाइज हुआ, इसीलिए पहले क्या देखने को मिला है, इंक्रीजिंग रिटर्न। फर्स्ट रीजन है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। लिखा है सर्टेन मिनिमम लेबर इज रिक्वायर्ड टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, कह रहे कुछ लेबर तो चाहिए ताकि फिक्स फैक्टर अच्छे से यूज हो। So say we have 5 machines, 5 मशीन है, therefore at least 5 laborers are needed to operate them, तो 5 लेबर तो चाहिए at least, तो यही लिखा है। If less labor are employed, some machine will be unutilized, कम लेबर लगाओगे तो कुछ मशीनें खाली पड़ी रहेंगी, चलाएगा कौन, ठीक है, तो यही लिखा है। Therefore if the number of worker is increased from 1 to 2, from 2 to 3 and so on, the machine is utilized better and more effectively, अच्छे से इस्तेमाल हुई, रिटर्न क्या आया, ठीक। दूसरा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, अब दूसरा फायदा क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज इन स्टेज 1, पहली स्टेज में आपने बढ़ाए थे, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इटसेल्फ इंक्रीजेस, जब आप लेबर ज्यादा लगा रहे हैं ना तो लेबर और अच्छे से भी काम कर रहे हैं, दूसरा फायदा मिल रहा है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर, एक लेबर था, 2 हुए, 3 हुए, तो काम बट रहा है थोड़ा, मशीनें भी पूरी यूटिलाइज हो रही है, साथ साथ काम थोड़ा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन, with more labor it is possible to divide the work among the labor according to their skill and aptitude, this result in specialization and increase efficiency, तो दोनों ही वजह से एफिशिएंट काम ज्यादा हुआ, पहली वजह से तो सारे मशीनें इस्तेमाल होने लगी, दूसरी वजह ये हुई काम बढ़ गया, काम बढ़ता है तो ज्यादा अच्छे से होता है या धीमे होता है। अभी तुम्हें हम दे दे पूरा काम कि भैया यहाँ सफाई भी करो, टेबलें पहले खिसकाओ, साफ करो, फिर टेबलें लगाओ, और हम कहेंगे 2 लोग लगाते हैं, तुम अकेले 2 घंटे में करोगे,
और 2 लोग शायद 45 मिनट निपटा दो। होगा ऐसा क्यों? क्योंकि एक आदमी कहने खिसकाएगा, आदमी झाव दिए, फिर वापस लगा दी। तो वही लिखा है कि जब ज्यादा है ना तो काम बटता है, और काम बटता है तो थोड़ा और अच्छे से होता है। तो ये 2 रीजन इंक्रीजिंग रिटर्न है, पहला ये, दूसरा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, काम अच्छे से होने लगा। नेक्स्ट क्या है? कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। फिर डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों आया? बढ़ा तो है पर थोड़ा कम तेजी से क्यों बढ़ा? डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। भैया एक हद होती है, 5 मशीनों पे 5 लेबर 6 लेबर, अब आप उसमें और लगाते जा रहे हो तो चलो ठीक है आउटपुट बढ़ेगा पर उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ने वाला। ऑप्टिमम प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो रहा है उसके बाद, ठीक है। एज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज अप्लाइड ऑन द गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, ज्यादा ज्यादा लगाते जा रहे हो, फिक्स फैक्टर इज बेटर यूटिलाइज। शुरुआत में तो अच्छे से इस्तेमाल हुआ बट देयर इज अ लिमिट अप टू विच दिस हैपन, लेकिन एक हद है, ऐसा नहीं होगा हमेशा ही अच्छा होता चला है। लेबर बढ़ाते आ रहे हो, 5 ही मशीनें, ठीक है। There is an optimum combination of fixed and variable factor. When the variable factor is fully and efficiently utilized, if more labor are put on the fixed factor, optimum factor combination is disturbed. This leads to a fall in the average and marginal product. कुछ समझ में आया कि 5 मशीनें हैं, ठीक है, आपने 5 लेबर तो लगा दिए। अब जब 5 मशीनें 5 लेबर तो इनफ है, आपने लेबर 6 करे, फिर 7 करे, मशीनें कितनी है? तो 1 2 3 से 5 लेबर आए तो इंक्रीजिंग रिटर्न मिला, पर 5 के बाद अब इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं मिलेगा आपको क्योंकि भैया फुल हो गया है, अब तो बस लेबर बढ़ा रहे हो, तो डिमिनिशिंग रिटर्न आने लगेगा क्योंकि जो प्रपोर्शन था वो हो गया। एक मोबाइल है, 2 बंदे चलाने वाले हैं, भाई बहन, चलता है अच्छे से। दूसरा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़े से ट्रिकी है, इसके बाद और आसान है, ये थोड़ा ट्रिकी है। देखो पहला अच्छे से आया, पहला अच्छे से आया, दूसरे में क्या होगा ना तो खत्म हो गया। इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप यहाँ ये मान के चलो ना 5 मशीनें हैं, लेबर बढ़ाते आ रहे हो, तो यही लिखा है कि ये आपको काम बढ़ाना है तो 5 मशीनें हैं, लेबर बढ़ाए, अब एक ऐसा भी काम करो कि मशीन भी बढ़ाओ, ठीक है, अब ऐसा भी करो कि फिर लेबर बढ़ाओ, ये लिखा है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप इनपुट में सिर्फ एक ही बढ़ा रहे हो तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तुम, तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? तुम 5 मशीनें 5 लेबर हो गए, ठीक है, तो तुम्हें अब मशीन बढ़ानी थी पर तुमने क्या बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसकी वजह से भी कौन सा आ रहा है? डिमिनिशिंग रिटर्न आ रहा है कि आप तो सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो मशीन को लेबर से, नहीं हो पाएगा, सही है, पैदल चला दिया तुमने, बाइक पे भेजना था। क्या लिखा है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, लिखा है फैक्टर प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, कह रही है इम्परफेक्ट है, मशीन को लेबर से थोड़ी बदल सकते हो आप, लेकिन अप टू सम स्टेज वी कैन सब्स्टिट्यूट वन फैक्टर फॉर अनदर, कुछ हद तक तो ठीक है लेबर लगाते गए। फॉर एग्जांपल मोर लेबर कैन बी एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ कैपिटल, पैसा ज्यादा नहीं है, मशीन नहीं ला पा रहे हो, चलो लेबर बढ़ा लिया तुमने, ठीक है, बट देयर इज लिमिट टू विच वन इनपुट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर, लेकिन एक लिमिट है, अब मशीन ही बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। Therefore, diminishing return will operate because we cannot effectively substitute labor for capital. कैपिटल हटा के मशीन समझ लो तो समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड्स में आया इसका 2 बार आया जहाँ तक। लास्ट कॉजेज ऑफ, लास्ट इसका कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, डाउन क्यों गया? बहुत आसान, व्यूल हो गई है, ओवर क्राउडिंग, बढ़ते चले आ रहे हो, अब तो उल्टा 100 जो 1000 पीस बन रहे थे, एक और लगाया 900 हो गए, क्राउड हो गया, ठीक है, ओवर क्राउडिंग। इफ वी कीप ऑन एडिंग वेरिएबल फैक्टर विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर, दिस विल लीड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन द फिक्स्ड फैक्टर। ओवर क्राउडिंग हो गई, 5 मशीन 12 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, दैट इज एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऑन द गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, देयर विल बी लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, कह रहे हैं वो जो क्लास पेज का होगा यही कम पड़ जाएगा, टूल्स ही कम पड़ जाएंगे। दिस विल कॉज अ फॉल इन प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये ऐसे ही है कि आपका एक ये घर है, आप इसको बनवा रहे हो, यहाँ 5 लेबर की जगह है, आपने 10 लेबर खड़े रखे हैं, तो वो 10 लेबर आपस ही में पहले टकरा गिर रहे हैं, फिर घर बनाएंगे आपका, ठीक है, यही हो रहा है ओवर क्राउडिंग। उसके बाद आती है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। मैनेजमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? इतने लेबर है, मैनेज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, किसको क्या काम देना है मैनेज नहीं हो रहा। एक लेबर कह रहा है उससे करा लो, दूसरे वाले से करा लो, दूसरा कह रहा है इससे कराओ, इसका काम है ये, तो ये क्या हो रहा है? मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से भी नेगेटिव हो सकता है, जो काम हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। यूज ऑफ टू मच ऑफ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। व्हेन देयर आर टू मेनी वर्कर्स दे मे शिफ्ट रिस्पांसिबिलिटी टू अदर, दूसरे को काम दिए दे रहे, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज देम, लेबर मे अवॉइड वर्क, मैनेज नहीं कर पाओगे तो वो काम नहीं करेंगे। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, ना ही तुम उससे कह पाओगे कि तुमने ये क्यों नहीं करा, कहेगा मेरा नहीं था उसका था, ठीक है। दिस विल लीड टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी। कोई दिक्कत इसमें?
स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन डिसीजन, बहुत आसान है। तो क्या लिखा है, स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन डिसीजन टू प्रोड्यूस, कह रहे कहाँ प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा, कहाँ प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा, स्टेज 1 में, 2 में कि 3 में, 2 में। क्यों 2 में ऑपरेट करेगा, स्टेज 2 में ऑपरेट करेगा ना, आपने कहा क्यों ऑपरेट करेगा, तुम ऐसे बता सकते हो स्टेज 2 में ऑपरेट करेगा क्योंकि 3 और 1, स्टेज 3 और स्टेज 1 बेकार है। कैसे बेकार है, देखो क्या लिखा है, गिवन द 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो इन विच स्टेज अ राशनल प्रोड्यूसर, मतलब ऐसा प्रोड्यूसर जो चाह रहा है मेरा वेस्ट ना हो, ज्यादा बने, वुड लाइक टू ऑपरेट एंड प्रोड्यूस, किस स्टेज में काम करेगा, ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन फर्म विल वांट टू प्रोड्यूस इन स्टेज 2। वी कम टू दिस कंक्लूजन बाय द प्रोसेस एलिमिनेशन, इस कंक्लूजन पे हम ऐसे आए कि हमने स्टेज 1 और स्टेज 3 एलिमिनेट कर दी, ठीक है, तो अपने आप कौन सी बची, कैसे एलिमिनेट करी, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन स्टेज 3, एक सही प्रोड्यूसर स्टेज 3 में तो काम नहीं करेगा, ओवर क्राउडिंग है ना वहां पे, द प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज हिज टोटल प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग लेस ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, अगर स्टेज 3 में हो तो तुम अपना काम और अच्छा कर सकते हो, लेबर भगाओ तब, है ना, लेबर हटाओ तब अच्छे होगा, क्योंकि स्टेज 3 है तो नेगेटिव जा रहा है, यही लिखा हुआ है। इवन इफ द वेरिएबल फैक्टर इज फ्री, अगर मान ले वेरिएबल फैक्टर फ्री है, लेबर के तो पैसे भी नहीं देने तुमको, द रैशनल प्रोड्यूसर विल नॉट लाइक टू एम्प्लॉय एडिशनल यूनिट ऑफ इट, तब भी तुम लेबर नहीं लगाओगे वहां पे थर्ड स्टेज में, कहां पे एडिशनल यूनिट ऑफ इट, बिकॉज इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पे, टोटल प्रोडक्ट तो घट रहा है, थर्ड स्टेज ध्यान में है, क्या हो रहा है थर्ड स्टेज में, टोटल प्रोडक्ट डाउन जा रहा है। It is simple common sense. After all, why would a firm incur expenditure employing an additional labor if it results in decrease in total product? तुम क्यों लेबर लगाओगे जब उल्टा डाउन हो रहा है, क्राउडिंग हो रही है? Why would he like to spend more and get less? पैसे क्यों ज्यादा खर्चोगे और कम मिलेगा तुम्हें? आ रहा है? तो थर्ड स्टेज एलिमिनेट हो रही है, ठीक है? स्टेज 3 is sometimes called the stage of economic absurdity. क्या लिखा है? Absurdity. Absurdity मतलब बेकार, एर इकोनॉमिक नॉनसेंस, फालतू है, यहाँ तो कोई जाएगा ही नहीं। अब स्टेज 1 को एलिमिनेट कर दो, बहुत आसान है, स्टेज 1 एलिमिनेट ऐसे हो रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन तुम जब और बढ़ा रहे हो तो और मिल रहा है, तो तुम और बढ़ाओगे या रोक दोगे, बढ़ाते जाओगे, कहाँ तक पहुंच जाओगे, स्टेज 2 तक, स्टेज 2 में रुक सकते हो कहीं पे भी, ठीक, डिमिनिशिंग रिटर्न था लेकिन आ तो रहा था ना, है ना, स्टेज 1 तो फायदे वाली है, लगाते हो बढ़ता आएगा, लगाते हो बढ़ता आएगा, ठीक है। तो लिखा rational producer would not like to operate in stage 1 as well. It is because the average product of the variable factor is increasing throughout this stage. आपका average product तो बढ़ता चला जा रहा है. The producer would avoid producing in stage because by expanding its output it reduces the average cost. आप इसी स्टेज पे रुकोगे नहीं, आप बढ़ाओगे, क्योंकि और बढ़ाने से आप और आगे जा रहे हो, आपकी अच्छी कमाई हो रही है, तो स्टेज 1 में रुकने का कोई चांस नहीं है। If the producer stops operating before the stage 1 ends, अगर स्टेज 1 से पहले ही रुक गया, it means that he is not taking full advantage of rising productivity, इसका मतलब वो पूरे फायदे नहीं उठा रहा है, ठीक है, of the variable factor. अब last, this it is obvious that the rational producer will not like to operate in stage 1 and stage 3, कौन सी बची, 2. Thus by the process of elimination we come to the conclusion that a rational producer will operate in stage 2 exactly where a producer will want to operate and produce within this stage. कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। Last, variation of output in the long run return to a scale, पढ़ लिया तुमने, क्या था return to a scale, याद है किसी को, सारे फैक्टर्स चेंज हो, लॉन्ग रन की बात हो रही है, लास्ट सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या आउटपुट में बदलाव आएगा, वो इसमें पढ़ाया था पर ये कोर्स में नहीं। When all inputs are changed simultaneously and in the same proportion, we call this as change in the scale of production. The way total output changes due to change in the scale of production is known as law of return to a scale. कैसे आउटपुट बदलेगा, सारे फैक्टर बदल के,